अरुण भूमि स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हम चर्चा करेंगे कैंसर के ऊपर में। जैसे कि सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में कैंसर का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा ही है और अकॉर्डिंग टू डाटा 2014 टू 2016 पापुम-परे जगह में सबसे ज़्यादा कैंसर का मात्रा मिला है। तो जैसे कि सभी को पता है कि हमारे यहाँ में जो ट्रिम्स है उसमें भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेकिन उससे बेहतर ट्रीटमेंट आप सबको मिलने के लिए आपको कहीं अभी बाहर स्टेट जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग हम लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ में रेंट का एक्सपेंसेस, फिर इसका बाद ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, तो वो सबको आप लोग के लिए और अच्छा सुविधा देने के लिए पोलो हॉस्पिटल आप लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है कैंसर के लिए। तो जो पोलो हॉस्पिटल है वो HCG हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ कोलाबोरेशन करके 35 ईयर्स से 19 सिटी में 25 हॉस्पिटल अभी तक खोल चुका है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी अपने ही शहर ईटानगर में RK मिशन के सामने में आप लोग को दिखाई मिलेगा पोलो हॉस्पिटल। तो उसी सिलसिले में जो हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ आए हैं, डॉक्टर अरिजीत बिश्नोई, जो कि है हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, जो कि पोलो हॉस्पिटल के हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कुछ ट्रीटमेंट होता है हम बाहर जाता है, लेकिन पोलो हॉस्पिटल बाहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमारे यहाँ ईटानगर लाए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरिजीत बिश्नोई, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि एक हॉस्पिटल खोलने के लिए काफ़ी रिसर्च किया जाता है, तो आई थिंक आप लोग बाहर से, आप इतने दूर से आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो आप लोगों ने थोड़ा अरुणाचल का हिस्ट्री इन कैंसर थोड़ा कुछ तो आप लोगों ने भी जांच पड़ताल हाँ किया बिल्कुल, होगा, हमने तो जांच पड़ताल की है। तो अरुणाचल में जो रीसेंट डेटा के हिसाब से, ICMR के डेटा के हिसाब से अरुणाचल में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक, स्टोमक और इसोफेजियल कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब बाकी के कैंसर के बारे में हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि कैंसर की जो कन्फर्मेशन है वो कुछ आधुनिक और एडवांस्ड टेस्ट से होती है। तो बहुत टाइम पे क्या होता है कि कैंसर होता है लेकिन पकड़ में नहीं आती है, तो इसके कारण से हम बाकी कैंसर के बारे में हम कम जानते हैं, पर इन सब कैंसर के बारे में हम कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं कि अभी तक के लिए तो हमारे पास यही डेटा है कि स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, लिवर के कैंसर इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। आपका जैसे कि डेजिग्नेशन में लिखा है कि हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, जैसे कि सब लोग को पता होगा कि ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, लेकिन आपका डेजिग्नेशन को थोड़ा सा लेके हमारे जो व्यूअर्स होंगे उन्हें थोड़ा बताएं। हाँ, तो जिस तरह से एक हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है या लिवर के स्पेशलिस्ट को हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, वैसे ही ब्लड के स्पेशलिस्ट को हेमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसके अंदर भी अगर आप देखा जाए कि जो डॉक्टर ब्लड से शुरू हुए कैंसर्स का इलाज करते हैं, जैसे ल्यूकेमियाज हो गया, लिम्फोमाज हो गया, माइलोमाज हो गया, उनको स्पेसिफिकली हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जो मैं बीमारियां देखता हूं वो ब्लड से उत्पत्ति हुई कोई भी बीमारी है, चाहे वो एप्लास्टिक एनीमिया का हो, थैलेसेमिया हो या ल्यूकेमिया हो, लिम्फोमा है, जिसकी उत्पत्ति खून से या बोन मैरो से होती है, उन सब का इलाज मैं करता हूँ। सर, जैसे कि आपका यहाँ में साथ में और भी एक डेजिग्नेशन ऐड किया गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, आप उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट जो होता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो होता है वो एक तरह का आप बोल सकते हो एडवांस ट्रीटमेंट फॉर्म है, जिसमें हम ये करते हैं कि किसी को अगर कोई बीमारी है जो कि बोन मैरो से उत्पत्ति होती है या हम हिंदी में जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा से शुरू होती है, तो बीमार अस्थि मज्जा को हम हटा के उसको हम एक हेल्दी अस्थि मज्जा के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जिस तरह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि कोई किसी को ब्लड कम है तो हम किसी और डोनर से लाके ब्लड हम दे देते हैं, तो उसी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी ऐसा होता है कि हम जो मरीज़ है उसके बोन मैरो को हम रिप्लेस करके एक हेल्दी बोन मैरो उसमें ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑटोलोगस और एलोजेनिक। ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो होता है कि मरीज के खुद के स्टेम सेल्स या खुद के बोन मैरो को ही हम फिर से प्यूरिफाई करके उसमें डालते हैं, खुद के सेल्स को,
और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में यही प्रक्रिया जो होती है वो किसी डोनर से की जाती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम अगर एक पौधा उगाने के लिए कोशिश करें तो हम पहले मिट्टी लेते हैं, कोई भी नया मिट्टी लेते हैं, उसको हम अपने जग में या जो भी हमारा बर्तन है उसमें डालते हैं, फिर वो मिट्टी को साफ़ करते हैं और उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बने, और उसके बाद उसमें सीड डालते हैं या बीज डालते हैं जहाँ से नया पौधा उगता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आप इसी तरह का एक प्रोसीजर मानो कि हम अगर माने कि हमारे पास एक बोन मैरो है जो कि बीमार है, तो हम पहले बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं उसमें ताकि वो पुरानी बोन मैरो जो है वो साफ़ हो जाए, यानी उसमें से जो कैंसर सेल्स या जो बीमारी उत्पत्ति करने वाली चीज़ें हैं वो हट जाए। उसके बाद स्टेम सेल्स यानी बीज है उसको हम उसमें रोप देते हैं और उसके बाद वहाँ से नया बोन मैरो शुरू होता है या ग्रो करता है। तब पेशेंट में ये पाया गया है कि बहुत सारी बीमारियाँ जो बिल्कुल अदरवाइज़ ठीक नहीं होती है, जैसे थैलेसीमिया हो गया जो कि खानदानी बीमारी होती है, यानी पेरेंट से बच्चों में आती है, तो उस तरह की बीमारियों को भी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कुछ बीमारियाँ जैसे हैं एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो होता ही नहीं है, तो उसमें हम किसी और के बोन मैरो को पेशेंट में डाल के उसको खुद से नया बोन मैरो दे सकते हैं और उसमें नए तरह से फिर से ब्लड उत्पत्ति हो सकती है। फिर ल्यूकेमियाज हो गए जिसमें कीमोथेरेपी से काम नहीं बन रहा है, आप बहुत सारे कीमोथेरेपी कर रहे हो लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, तब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए हम इन ऐसे मरीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपका डेजिग्नेशन के हिसाब से आप ब्लड कैंसर में आप एक्सपर्ट हैं, सो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल में ब्लड कैंसर का रेशियो किस तरह से जा रहा है? क्योंकि हम अरुणाचल में देखा जाने से स्टोमक, लीवर कैंसर का ज़्यादातर होता है, हाँ। क्योंकि यहाँ के खान पान का वजह से भी हो सकता है, कारण हो सकता है। हाँ। तो ब्लड कैंसर का कितना केसेस आप लोग को सुनने में आता है? देखिए, ब्लड कैंसर, वही मैं जैसे शुरू में बता रहा था कि ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ आधुनिक टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सीज। तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि किसी को अगर कैंसर भी है तो शायद डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है या बहुत देर पे बिना पता चले ही पेशेंट की मृत्यु हो रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो हम देखते हैं कि अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूं जो इस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं या इस रीजन से बिलोंग करते हैं, उनमें से एक मरीज़ ऐसा आता है जिसको ब्लड कैंसर की शिकायत है। लेकिन यहाँ पे अरुणाचल या हमारे ईस्टर्न इंडिया में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है थैलेसीमिया की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे इस इलाके में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कैरियर्स होते हैं, थैलेसीमिया के कैरियर्स होते हैं, और जब ऐसे लोग आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं वो थैलेसीमिया के रोग से ग्रसित होते हैं, यानी कि उनके बच्चों को थैलेसीमिया होता है। और थैलेसीमिया होता ये है कि खून बन नहीं पाता, या खून बनता भी है तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमेशा ब्लड की ज़रूरत होती है, हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो इस एरिया में या ईस्टर्न साइड में अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर देखा जाने से कौन सा ब्लड कैंसर कॉमनली हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलता है? ज़्यादातर ब्लड कैंसर जो होता है वो, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम देखें कि बच्चों को और बड़ों को मिला के सब कुछ अगर देखें तो हमें ज़्यादातर लिम्फोमास आते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों और बड़ों में देखें, अलग अलग करके देखें, तो बच्चों में अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ज़्यादा कॉमन है, बड़ों में नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो ब्लड कैंसर जब कहा जाता है तो वो जो गूज़बम्प देने वाला बात हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने अभी इतने सारे टेक्निकल की बातें कही है, हमारे व्यूअर्स जो यहाँ के ज़्यादातर तो हमारे जो यहाँ के अम्मा बाबा है वो लोग भी इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भी जो ब्लड कैंसर है उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है? हाँ। लाइक सिम्टम्स अगर ऐसा कुछ है तो हमारे व्यूअर्स को। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। एक तो है कि किसी को बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, यानी बुखार आ रहा है, ठीक हो रहा है, फिर आ रहा है, और ऐसा रिपीटेडली हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे मरीजों को होता है शरीर में दाने चकत्ते पड़ना। दाने चकत्ते पड़ने का मतलब है कि शरीर में लाल लाल या नीले नीले धब्बे पड़ना या रैशेस पड़ना, गले में या बगल में, कांख में ट्यूमर जैसा ग्रो करना, ग्लैंड्स का फूल जाना, जिसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वैसा अगर फूल जाता है गले में या बगल में तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीमारी है, तो उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है।
तीसरा होता है कि बहुत वज़न कम हो जाना, कि बाकी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कि बिना किसी कारण के इन स्पाइट ऑफ टेकिंग गुड फूड पेशेंट का वज़न कम हो रहा है, या शाम आते ही उसको बहुत पसीना आ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है लेकिन उसको पसीना आ रहा है। तो ऐसे अगर कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे नॉर्मली किसी के नाक से या मसूड़ों से खून नहीं निकलता है, बट किसी बच्चे में या किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, उसके नाक से या मसूड़ों से ब्लड आए या पेशाब से ब्लड आए या पेट में इतना सूजन हो जाए, पेट हार्ड हो जाए, वैसे केसेस में हो सकता है कि ये कैंसर्स के लक्षण हैं। इतने सारे जो लक्षण हैं, अगर हमारे जो अरुणाचल के, या फिर आप क्या ये बता पाएंगे कि ये सब जो लक्षण को देख के किसी भी हॉस्पिटल में क्या टेस्ट करने से एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता देखिए, एक्यूरेट रिजल्ट्स के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि किस हॉस्पिटल में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जो सबसे पहली जांच होनी चाहिए ऐसे लक्षण में है एक सीबीसी, यानी एक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमको हीमोग्लोबिन का वैल्यू पता चलता है, प्लेटलेट का वैल्यू पता चलता है, डब्ल्यूबीसी के वैल्यू पता चलते हैं, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इनमें से अगर कोई पैरामीटर बहुत ऊपर या नीचे जाता है तो डेफिनेटली उससे ऊपर की जांचें करानी ज़रूरी होते हैं। कोई भी ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो एक सीबीसी हमें ज़रूरत होती है, जो मैंने पहले ही बताया, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो हमें बताता है पहले ही कि पेशेंट को कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं। दूसरी, ब्लड कैंसर को कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो है बोन मैरो बायोप्सी और बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो एस्पिरेशन। तो जिस तरह से कोई भी कैंसर अगर होता है तो उसकी एक बायोप्सी रिपोर्ट ज़रूरी होती है, ताकि हम उसको डायग्नोसिस ठीक तरह से कर सके, और उसके बाद का इलाज करने के लिए ये रिपोर्ट ज़रूरी होता है। तो सिमिलरली खून के या ब्लड के कैंसर्स में भी ये रिपोर्ट ज़रूरी होती है, तो बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट। तीसरा जो आजकल हम लोग करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी क्या हो गया है, ट्रीटमेंट अभी इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है। ट्रीटमेंट ऐसा कभी नहीं होगा कि हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो हम इंडिविजुअलाइज करते हैं। कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ होती है, कुछ थेरेपीज़ होती है जो किसी एक व्यक्ति को मिले, किसी दूसरे व्यक्ति को ना मिले। तो इस तरह के इलाज को पर्सनलाइज करने के लिए हम जो जांच करते हैं, और डायग्नोसिस को और कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं इम्यूनोफिनोटाइप और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ये सब जांचें करने के बाद आता है फेज, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि स्टेजिंग करना, कि जैसे गले का कैंसर हो गया तो उसकी एक स्टेजिंग होती है, वैसे भी अलग अलग ब्लड कैंसर की अलग अलग स्टेजिंग सिस्टम होती है, कि स्टेज 1 का है, कि स्टेज 2 का है या 3 का है, और उसके बाद इलाज होता है। तो जैसे कि आपने अभी काफ़ी सारा टेस्ट का बात किया है, तो क्या ये सब जो टेस्ट है वो क्या पोलो हॉस्पिटल में हाँ, सुविधा? तो जो मैंने सीबीसी की बात कही वो तो किसी भी नॉर्मल अस्पताल में हो जाएगा, इनफैक्ट घर के पास जो लेबॉर्ट्री हैं वहाँ पे भी हो जाएगा। जो मैंने उसके बाद की कुछ जांचें बताई है, तो हम धीरे धीरे अभी शुरू कर रहे हैं पोलो हॉस्पिटल में भी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से बोन मैरो टेस्ट और बोन मैरो बायोप्सी हो जाए। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और इम्यूनोफिनोटाइप के लिए हमें और थोड़ी सी आधुनिकता और आधुनिक लैब की ज़रूरत होती है, तो मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ना शुरू करें, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें सैंपल मिल गया है, हम उसको बाहर भेज के करा तो सकते हैं। तो पेशेंट को सिर्फ इतने चीज़ों के लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक डायग्नोसिस के लिए। आज के समय में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना सेफ है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सेफ्टी जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं, किस उम्र में ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या है, कि पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है, या पेशेंट की बीमारी की स्टेटस क्या है। ठीक है, तो जैसे ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें रिस्क रेट कम होता है, तो ज़्यादातर ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रिस्क रेट हम मान के चलते हैं कि 7 to 10% का होता है। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी अलग अलग एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैं। एक होता है मैच सिबलिंग, यानी भाई या बहन जिसके साथ पूरा मैचिंग हो, उनसे अगर हम ले स्टेम सेल, वो हो गया। दूसरा हो गया कि किसी और से ले, या जिसके साथ फुल मैच ना हो उनसे ले। तो अगर पूरे रूप में देखा जाए तो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में रिस्क रेट अराउंड 15 to 20% होता है। जैसे कि अभी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बात कर ही रहे हैं, तो अभी क्या मिथ चल रहा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्या क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, तो सबसे बड़ा मिथ जो चल रहा है वो डोनर मिथ है,
ज़्यादातर डोनर को ये लगता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मैं अगर किसी को अपना मतलब खून देने के या स्टेम सेल देने की प्रक्रिया में शामिल होता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। तो ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है डोनर को कन्विंस करना, क्योंकि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डोनर का कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डोनर राज़ी नहीं होता है तो हम स्टेम सेल्स लेने के लिए कहाँ जाएँ। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो डोनर की प्रक्रिया है या डोनेशन करने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेफ़ होता है। इसमें कोई सर्जरी या कोई चीर-फाड़ कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग खून देते हो, कोई भी व्यक्ति खून देने जाता है, वैसे ही एक प्रोसीजर है। बस प्रोसीजर से पहले थोड़ी-सी दवा हम देते हैं ताकि उनका खून बढ़ जाए। 3-4 दिनों के हम ऐसा कुछ दवा देते हैं कि 3-4 दिनों के लिए उनका खून बहुत बढ़ जाएगा, और जितना खून बढ़ेगा उसी में से हम लोग थोड़ा-सा निकाल लेंगे। ज़्यादातर केसेस में 350 टू 500 ml का हम खून निकालते हैं, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडमिट भी नहीं रहना पड़ता, यानी डोनर को बहुत दिनों के लिए एडमिट भी नहीं करते हैं। मैक्सिमम होता है 1 से 2 दिन का एडमिशन रहता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। सेकंड मिथ ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आज की डेट पे हमारे पास जितनी डाटा है, कुछ-कुछ बीमारियां तो ऐसी है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल ही पेशेंट को ठीक कर देता है। हाँ, उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं, लेकिन अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेफली आपने सक्सेसफुली हो गया, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे अप्लास्टिक एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, कुछ-कुछ लिम्फोमास हो गए, कुछ माइलोमास हो गए, जो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यानी एक ट्रीटमेंट प्रक्रिया से आप बिल्कुल क्योर अचीव कर पा रहे हो। इसी बात पे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यूर डिजीज़ बियॉन्ड कैंसर। तो बियॉन्ड कैंसर में आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक तो हो गया थैलेसीमिया, जैसा मैंने बताया आपको, अप्लास्टिक एनीमिया, कुछ-कुछ रेयर बीमारियां होती हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में होती है, जो कि जेनेटिक बीमारियां होती हैं। जैसे विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम हो गया, या किसी को डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा हो गया, यानी कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें खून या तो खराब बन रहा है या बन ही नहीं पा रहा है, और ये बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। या कुछ-कुछ बीमारियां हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इन सब बीमारियों में भी हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो ये इम्यूनोथेरेपी है वो जो कीमोथेरेपी से बेहतर है, क्योंकि हाँ, पर्टिकुलर एक टारगेट को वो लोग वो बिल्कुल। करते हैं। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी है वो जो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कॉमन है, स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें अभी इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं और उसमें यूज़ होता भी है। आपके जो इतने साल के करियर में आप तो बड़े सीनियर हैं, आप बाहर से आके यहाँ में अरुणाचल की जो हमारे पेशेंट्स को देखेंगे, आपका बाहर जब आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो उनका जो ये जैसे कि आपने भी अभी कहा कि हेयर लॉस, जो छाले पड़ते हैं, परमानेंट डैमेज बॉडी और थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट जो ये सब कहते हैं, उसको आप किस तरह से एज ए डॉक्टर पेशेंट को एड्रेस करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि आजकल की थेरेपी, जो पर्टिकुलरली जो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपीज़ हो गई हैं, अगर कोई मरीज़ उसको लेता है तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम परसेंटेज के लोगों में होती है, ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। जिन लोगों में होती है वो बहुत कम होता है, और ये बिल्कुल टेम्पररी होता है, बिल्कुल उस टाइम तक होगा, मे बी जब तक थेरेपी चलेगा। जैसे ही थेरेपी बंद हो जाता है, ये सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाती है और पेशेंट का लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तो हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने मरीज़ को ये बोलता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में होगा नहीं, बट अगर होगा भी तो बहुत माइन्यूट होगा और टेम्परेरी होगा। इसमें लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत नहीं होता है। कुछ-कुछ कीमोथेरेपीज़, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कीमोथेरेपीज़ मिल रही है, पर्टिकुलरली ये हमें देखने को मिलता है और ये हमें काउंसल करना पड़ता है, पर्टिकुलरली बच्चों में, कि जिनको कीमोथेरेपीज़ मिल रही है, लंबा इलाज चलने वाला है, तो उनमें कुछ-कुछ हमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करना होता है। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कैसा, कि ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा कि नहीं बच्चों को, तो इसको एड्रेस करना पड़ता है। बहुत टाइम पे कीमोथेरेपी मिलने के बाद पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है या थायराइड की बीमारी हो जाती है, और बच्चों में ये हो जाता है तो माँ बाप जो हैं वो थोड़ा से परेशान भी हो जाता है कि एक बीमारी को ठीक किया, दूसरी बीमारी आ गई। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा काउंसलिंग करना है, फॉलोअप करना है। हर 3 महीने 6 महीने पे हमको टेस्ट कराना होता है कि अगर होता भी है तो हम तुरंत इलाज शुरू करें। तीसरा जो हमें काउंसलिंग मरीज़ों को करनी होती है, एक तो बच्चों में मैं नहीं बोलूँगा, बट आइडियली पेशेंट्स हु विल बी प्लानिंग फॉर ए फैमिली लेटर ऑन,
तो उनमें हमें थोड़ा सा ये काउंसलिंग करना होता है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, क्योंकि जो यंग लोग होते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि कैंसर हो जाने के बाद अगर ठीक हो गया तो मुझे लाइफ में तो आगे बढ़ना है, तो उनको हम किस तरह से फर्टिलिटी प्रिजर्व करें। उसके बाद जो बाकी के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम हो गए या लिवर का प्रॉब्लम हो गया, तो इन सब के लिए हम लोग अलग तरीके से उनको काउंसल करते हैं। जहाँ पे जो ज़रूरी है उस तरह पे उनका प्रिजर्वेशन करा देते हैं। जैसे अगर किसी को ऐसी बीमारी है जो 3 साल में ठीक हो जाती है और उसके बाद वो फैमिली करना चाहते हैं, तो हम इलाज करने से पहले ही उनका स्पर्म या ओवा या एग जो है उसको डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में, ताकि इलाज ख़त्म होने के बाद ये उसका फ़ायदा उठा के दे कैन कैरी फॉरवर्ड विद देयर लाइफ्स। ये जो इम्यूनोथेरेपी है, ये क्या नया है क्या? कीमोथेरेपी का बात आया ना, दोनों एक ही साथ आगे चल? नहीं, कीमोथेरेपी बहुत पहले ही आ गया था। ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही से ही धीरे धीरे करके कीमोथेरेपी आना शुरू हुआ। शुरुआत में आर्सेनिक आया, फिर मिथोट्रेक्सेट आया, तो इस तरह से बहुत सारी कीमोथेरेपी ड्रग्स धीरे धीरे आने लगी। इम्यूनोथेरेपी रिलेटिवली न्यूअर है, कुछ डिकेड्स पहले से आना शुरू हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कीमोथेरेपी जो है वो इम्यूनोथेरेपी जो है पहले विदेश में आई थी, अब धीरे धीरे इंडिया में अवेलेबल होने लगी है, अब ज़्यादा अफोर्डेबल होने लगी है। पहले बहुत महंगी आती थी तो यूज़ करना मुश्किल होता था, अब बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए एक्सेसिबल है, हम ज़्यादा मरीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इम्यूनोथेरेपी जो पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करता है, तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर के 3rd स्टेज में है, अगर वो इलाज कराना चाहते हैं, तो इम्यूनोथेरेपी बेहतर रहेगा ना कीमोथेरेपी बेहतर रहेगा? तो ये अगेन डिपेंड करेगा कि कौन सा तरह का कैंसर है, बट ज़्यादातर केसेस में इम्यूनोथेरेपी बिकम्स मोर सेफर, मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो जैसे कि अभी आपने जो हम जितने भी क्वारीज है, आपने जितने भी आंसर दिए हैं, आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो हमें ये बताइए कि ये जो पोलो हॉस्पिटल है, जो आप क्योंकि आप बाहर से भी आज आए हैं, तो आपका आज का किस तरह से पेशेंट का साथ आपका इंटरेक्शन हुआ? क्योंकि सुनने में आया कि आप वहाँ में ट्रीटमेंट करके अभी जस्ट इंटरव्यू। हाँ, तो अभी हमारा अभी बिकॉज़ ये बिल्कुल नया सिस्टम है जो हमने अभी शुरू किया है, तो अभी हम जो कर रहे हैं कि अभी हम पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं पहले उसको स्क्रीन कर लेते हैं, कुछ जांचें हम बताते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि डायग्नोसिस यहीं पे बन जाए, ट्रीटमेंट प्लानिंग यहीं पे बन जाए। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे अभी कोई एडवांस ट्रीटमेंट अभी नहीं शुरू कर पा रहे, बट विद टाइम डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा हम इसमें शुरू करें। फ़िलहाल के लिए हम डायग्नोसिस तक ही ध्यान दे रहे हैं और जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा बीमारी अभी होती है या पकड़ में आती है जिसमें बहुत एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उसको अभी हमारे साथ पास कोलकाता आना पड़ेगा ताकि हम उसको इलाज कर सकें। पर्टिकुलरली आपको मिलने के लिए पब्लिक को कब कब आना पड़ेगा? हाँ, तो अभी हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो एवरी वीक के शनिवार और रविवार को पोलो हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। शनिवार को 4 बजे से 7 बजे तक और रविवार को 9 बजे से 11 बजे तक। तो ये 2 दिन हम लोग हर हफ्ते अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि आपका पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन है, आपका पर्टिकुलरली जो ट्रीटमेंट आपका है, तो बाकी और भी अलग अलग पेशेंट्स हैं, तो पोलो हॉस्पिटल आई थिंक कैंसर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन पोलो हॉस्पिटल में कैंसर का अलावा जैसे कि अभी बेसिक आप लोग देख रहे हैं, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट मिलेंगे? हाँ, वहाँ पे बाकी सारे डॉक्टर्स भी हैं। हमारी तरफ से हम हर हफ्ते सर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हम टर्न बाय टर्न आते हैं। बाकी जो जनरल फिजिशियन हो गया या मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, वो आपके पोलो हॉस्पिटल में अदरवाइज मिल जाएंगे। अभी जैसे कि आप लोग का यहाँ में नया है, हालांकि आप लोग का इतना साल से है और आप लोगों ने 19 स्टेट में 25 आई थिंक आप लोगों ने हॉस्पिटल्स खोले हैं, तो अरुणाचल में अभी जो शुरुआत हुआ है, किस तरह से लग रहा है आपको कि आगे जाएगा? हमें वी थिंक इट विल बी प्रॉमिसिंग, क्योंकि कंसिडरिंग कि अरुणाचल में अभी तक कोई स्पेसिफिक कैंसर केयर सेंटर नहीं है। दूसरा जो है कि अरुणाचल में अभी तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक उतनी एडवांस लेवल पे नहीं हो पाया है, जहाँ पे कि हमारा इम्पोर्टेंस बोलिए या रोल बोलिए वहाँ पे आता है कि जो चीज़ें अरुणाचल में नहीं हो सकती है उसको हम कवर कर देंगे। आप लोग का जो लोकेशन है वो आरके मिशन का सामने में है, तो आप लोग
फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप लोग उस बिल्डिंग को और ग्रोथ बना के, जैसे कि अभी जो आपने कहा कि अगर मेजर होने से आप लोग बाहर हाँ। भेजेंगे, तो किस तरह से उसका भी प्लानिंग आप लोग का चल रहा हाँ, है? तो धीरे-धीरे करके जो भी चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे करके होंगी। तो शुरुआत में तो हम लोग ये करेंगे कि हमारा इमीडिएट स्क्रीनिंग हो जाए, उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो, मरीज़ थोड़े से और आने लगे, उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस भी यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कि छोटे-मोटे जो प्रोसीजर्स हैं, जो डे केयर बेसिस पे हो सकती है, या छोटे-मोटे जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं या थेरेपी है, जो बहुत ज़्यादा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी, उसको शुरू करेंगे। और उसके बाद विद टाइम अगर सब कुछ ठीक जाता है, तब में भी हम लोग यहाँ पे भी अ, अपने सेंटर को और बड़ा करेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर अरिजीत विष्णु हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ये एक अवेयरनेस टाइप का हमने एक इंटरव्यू रखा है डॉक्टर अरिजीत विष्णु को, जो कि है हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। जितने भी डॉक्टर ने हमें आज बताए हैं, आई होप जो हमारे अभी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उन्हें कुछ तो बेसिक नॉलेज मिला होगा। और जिसको भी हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी इशू होता है, आप लोग अपने ही शहर ईटानगर में आइए, पहले पोलो हॉस्पिटल में जाइए, स्क्रीनिंग कराइए, दिखाइए। फिर अगर उनमें से अगर कोई सजेशन देते हैं तो आप लोग बाहर भी जा सकते हैं। अगर बाहर में बस टेस्ट कराने के लिए जाएंगे तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, ट्रैवल एक्सपेंसेस और रहने का एक्सपेंसेस ऐसे ही चला जाता है। तो अभी हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से और भी अगर अवेयरनेस मैसेज अगर हम पब्लिक को दे पाएंगे तो अरुण भूमि की टीम के तरफ से इसी तरह से अगर फ्यूचर में नियर फ्यूचर अगर फिर पोलो हॉस्पिटल से अगर कोई अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे तो ज़रूर हम आप सबको दिखाएंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app